हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? बढ़िया है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, वेलकम करें आज आपका आज की नई क्लास में। और जो हमारी आज की क्लास है वो है हमारा कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट क्लास, है ना, जो हम डीओई का प्रैक्टिस पेपर क्लास 12 का सॉल्व कर रहे थे कल बेटा। हमने उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे हमने वो किए, यानी कि हम जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो जो आज का टॉपिक है मेरा वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स इन दोनों टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस पेपर में आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन का मेथड हम पहले भी बता चुके हैं, बट हम इसमें भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और जो है प्रैक्टिस पेपर का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जैसे हमारे पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में था। और दूसरी बात, जो इन क्वेश्चंस के पूरी हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, उसका जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए देखिएगा भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के ये हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें इंटरनल चॉइस थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ऑफ 3 मार्क्स। एंड आफ्टर दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज ऑफ 4 मार्क्स एंड ऑल्सो यू हैव इंटरनल चॉइस। तो मीन्स आई हैव 5 क्वेश्चंस। ठीक, तो हम इन 5 क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप क्या करते हैं, इसका ऑर्डर निकाल देंगे, फिर आप इसका डिग्री निकाल देंगे और आप आंसर में छोड़ाएंगे ऑर्डर इज दैट एंड डिग्री इज दिस। ओके, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है सम, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए, आपको करना आता है लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। वो पूछ रहे हैं सम के बारे में, आपने सिर्फ ऑर्डर निकाला और डिग्री निकाली एंड दैट्स ऑल, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो क्या मतलब नुकसान ही है ना ये आप लोगों का, है ना गाइस। तो हम प्रॉपरली क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होता तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और फिर क्या कर देते हैं, जो x आएगा उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज 0। तो क्या मिलेगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर मिल गया मुझे व्हाट, 2। उसके बाद आती है हमारी डिग्री की बारी। डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री होती है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हाईएस्ट पावर कितनी है, कभी सोचो आपकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, नहीं, आई एम सेइंग व्हाट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1। तो डिग्री इज व्हाट, 1। चूंकि ये पोलिनोमियल वाली फॉर्म में है, अगर पोलिनोमियल वाली फॉर्म में नहीं होता तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, क्या पूछा है क्वेश्चन में, सम, तो सम विल बी व्हाट, 2 + 1 दैट इज व्हाट, 3। ओके, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ये था हमारा 3 नंबर का, और इसमें इन्होंने पूछा था कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको करते हैं। dx को हम एक तरफ ले जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा x dy इज इक्वल टू y dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। मीन्स x dy यहाँ पे मिलेगा मुझे y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टेक व्हाट, dx को इधर ले आइएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में व्हाट, x। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है, इस टर्म की भी पावर 1 है, इस पूरे का स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर का अंडर रूट है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। इसका मतलब है ऑल द टर्म्स हैविंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग व्हाट, डिग्री 1। तो इसका मतलब ये होगी हमारी व्हाट, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, जिसमें हर टर्म की पावर सेम होती है। तो यहाँ पे हर टर्म की पावर सेम है, ये हमारा बहुत सिंपल सा तरीका बताया है आपको।
अदरवाइज तो डेफिनेशन होती ही है हमारी। मैं बोल रही हूँ कि जो इसका सॉल्यूशन वाला हमारी जो क्लास है मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक, अगर किसी को रिवीजन करना है। अब व्हाट इज दिस? दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या पुट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। जब y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाता है फिर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, v इंटू एक्स यानी कि v इंटू वन प्लस x इंटू वॉट, डी वी अपॉन डी एक्स। तो यानी कि मेरे पास में आ गया dy अपॉन डी एक्स डी वी बाई डी एक्स। मीन्स जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, y की जगह वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट करना पड़ता है। तो दिस इज फ्रॉम 1 2 एंड 3, कर लीजिएगा इसको चेंज। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, देखें dy अपॉन डी एक्स को इससे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह वी एक्स प्लस ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y की जगह वी एक्स तो वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ये तो x है ही हमारा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, वी एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा मुझे 1 प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में वॉट एक्स। एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो ये मिलेगा वी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या यहाँ से x कैंसिल हो रहा है? देखिए बेटा यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया है तो अंदर बचा v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, x से x उड़ा दीजिएगा तो मेरे पास में बन गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। v से v भी उड़ा दीजिएगा तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट। अब ये बन गई हमारी व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल। और एक और बात बता दूं इसमें, जब भी इस टाइप की इक्वेशंस आती है यानी कि होमोजीनियस आती है तो इधर यानी कि राइट हैंड साइड पे जब हम पुट करते हैं तो वहाँ पे x नहीं मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी टर्म x की मिल जाती है इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत हो चुकी है, उसको दोबारा से चेक कीजिएगा, ठीक है। अब इधर ले आइएगा इसको, वेरिएबल सेपरेबल में कैसे करेंगे, dv के साथ में सारी v वाली टर्म्स लिख देते हैं और dx के साथ में सारी x। अब क्या करें, ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है भाई, तो इंटीग्रेशन तो सबको याद होना चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का क्या हो जाता है, लॉग ऑफ v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, लॉग x। अब मुझे कांस्टेंट ऐड करना है तो देखिए भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट ऐसा होता है जो आप मतलब उसके लिए पूरी तरह फ्री हैं, आप लॉग c लिख दीजिएगा, ठीक। ये क्यों लिख रहे हैं आप उस वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की सारी की हैं। अब बस थोड़ा इजी बनाने के लिए और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी इंटू एक्स और लॉग ऑफ वी प्लस 1 प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे c लिखते ना ये बेचारा तब भी कुछ नहीं बोलेगा, है ना, ये बुरा नहीं मानता। इसमें इंटीग्रेशन में जो भी आपका क्या होता है, ये कांस्टेंट जो होता है जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, है ना, बेचारा बहुत सीधा सा है, c लिखोगे तो भी कुछ नहीं कहेगा, लॉग c लिख दोगे तब भी कुछ नहीं कहेगा। मीन्स ये कहता है जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कीजिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर में ध्यान रखिएगा, e रेज टू पावर c लॉग c स्क्वायर c अपॉन 3 इस टाइप का ना लिख के सिर्फ एक कांस्टेंट c1 या c लिख दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं आता है बिकॉज ये भी कांस्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। अब लॉग से लॉग उड़ा देते हैं और मैं बार बार कहती हूँ ऐसे उड़ाने का मतलब यूँ दिखाना नहीं होता है, सब समझ जाते हैं। तो आंसर मिलेगा v प्लस दिस इज इक्वल टू वॉट, सी एक्स। अब v हमने खुद माना था तो मुझे v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब यहाँ पर। तो v क्या था हमारा, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स तो therefore v इज इक्वल टू वॉट, v अपॉन एक्स। तो भाई आप v की वैल्यू रख लीजिएगा, सॉरी y अपॉन एक्स, तो दैट इज y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस दिस इज इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम ले लीजिएगा, y अपॉन एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स उधर ले जाइएगा तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया भाई व्हाट सॉल्यूशन। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम। देखिए बेटा, इसका जो और पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था एंड द क्वेश्चन वाज कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज गिवन y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू पाई बाई 2। मीन्स इसमें आपको c की वैल्यू निकालनी होती है ना। तो इसमें जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें हम x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये होमोजीनियस है या फिर वेरिएबल सेपरेबल है, कौन सी है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं दिख रही है। फिर हम आते हैं लास्ट में व्हाट लीनियर पर। तो देख लेते हैं कि क्या ये लीनियर है। तो dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइनस के 3 cot x, यहाँ पर मेरा y आ गया एंड दैट इज व्हाट साइन 2x। तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए। कह तो दिया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर पता भी तो हो कि होती क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, या पी एक्स लिख देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस, तो पी एक्स और क्यू एक्स यानी कि y के साथ में कोई x का फंक्शन हो, उधर कोई x का फंक्शन हो, और टाइप होनी चाहिए ये वाली dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो यदि मैं कंपेयर करती हूँ तो क्या होएगा भाई, ऑन कंपेयरिंग आप p और q की वैल्यू निकालेंगे तो px कितना हो जाएगा माइनस 3 cot x, और qx कितना हो जाएगा इधर यानी कि साइन 2x। ये होती है मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी एक पर्टिकुलर वे होता है। जैसे अभी हमने होमोजीनियस किया है, उसमें हम y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पी एक्स एंड क्यू एक्स है तो हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस में बाहर लिख देती हूँ 3 cot x dx, या फिर ई रेज टू पावर माइनस की 3 इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन कर देता है डायरेक्ट, तो दैट विल बी log sin x। अब चलिए यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब अधिकतर बच्चे क्या करेंगे ना, ई और लॉग हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस का 3 sin x। ऐसे कभी आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है वो होता है ई रेज टू पावर log x इज इक्वल टू एक्स। मीन्स ई और लॉग ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ पावर में पहुंचा देते हैं, जैसा कि अब हम यहाँ करने वाले हैं। मीन्स इसको मैं लिख दूंगी ई रेज टू पावर log sin x रेज टू पावर माइनस 3। अब ई और log कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा sin x की पावर व्हाट माइनस 3। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा, मीन्स 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। ये आया हमारा व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी एक तरीका है, मतलब सॉल्यूशन का भी एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स। अब देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था हमारा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू लिखिएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, और क्यू एक्स की वैल्यू थी मेरी साइन 2x। चलिए तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x अपॉन साइन क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये क्या मिलेगा हमें cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं आप, cos x अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स dx। तो cos x मीन्स वॉट cot x, सॉरी cos अपॉन साइन,
और 1 अपॉन साइन मीन्स कोसेक एक्स। तो कितना मिल गया कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, क्या होता है इंटीग्रेशन -k2 कोसेक एक्स और प्लस में कर दीजिएगा c, और यहाँ हो गया भाई मेरा y अपॉन साइन क्यूब एक्स। ये मेरा आंसर आ जाता है ना, अगर ये कंडीशंस गिवन नहीं होती। लेकिन अब हमें ये कंडीशंस गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी आपका सॉल्यूशन आया है वहाँ पर आप x और y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। तो कितना मिलेगा 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 का क्यूब माइनस 2 कोसेक पाई बाई 2 प्लस c। साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो दैट इज 2 अपॉन 1 क्यूब। कोसेक पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस के वॉट c। यहाँ पे कर देती हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, c की वैल्यू रख दीजिएगा। तो हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू माइनस 2 कोसेक x प्लस के 4। ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, इस साइन क्यूब को इधर लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। कहने का मतलब इसको प्रॉपर वे में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 12, है ना। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला, और पार्ट जो है वो भी इसी का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व्स थे हमारे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि व्हाट इज दिस, दिस इज सर्कल एंड द लाइन √3y इज इक्वल टू एक्स एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता है तो फिर हम जितना एरिया पूरा शेडेड आएगा उस पूरे का जो है आपको रीजन, उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी फिगर आउट, मतलब इसकी फिगर बनानी है हमें, है ना। तो पहला है हमारा सर्किल, और सर्किल कैसा है भाई, जिसका सेंटर है 0 0। अगर सर्किल याद है तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सर्कल, व्हाट, सेंटर कहाँ है इसका, सर्कल विद सेंटर एट 0 यानी कि ओरिजिन, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस होगी मेरी 4, ठीक। तो ये है हमारा इसका सेंटर। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर देती हूँ तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक। तो ये हुआ भाई सेंटर इज 0 0, यहाँ पे मेरा 4 0 बिकॉज यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसके कोऑर्डिनेट माइनस के 4 0, ये y एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट 0 4, यहाँ पर भी -0 -4। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कॉनिक सेक्शन, ओके। तो ये सर्किल का सेंटर यहाँ पर, जितनी रेडियस है उतना ही यहाँ तक आ जाएगा। फिर हमारी है लाइन √3y एंड √3y इज इक्वल टू x। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइन, ठीक। तो और लाइन कैसी है भाई, y इज इक्वल टू एक्स टाइप वाली लाइन है, यानी कि y इज इक्वल टू mx टाइप की। तो ये कहाँ से पास करेगी, ऑरिजिन से, पासेस थ्रू ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx टाइप वाली लाइन है, तो y इज इक्वल टू mx और m होती है उसकी स्लोप, यानी कि 1/√3। तो 1/√3 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये, ठीक। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ये होगी मेरी लाइन, ठीक। अब देखिएगा, सर्किल और लाइन के बीच का एरिया निकालना है हमें, और वो वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एरिया है वो आ रहा है ये वाला, ये सर्किल से इधर है, लाइन से इधर है, या तो ये वाला ले लीजिएगा या सर्किल से इधर, मतलब सर्किल से ऐसे, लाइन से इधर, ऐसे कोई सा भी एक ले लीजिएगा। तो ये मेरा एरिया निकला, मतलब शेडेड रीजन निकला है, ठीक है बच्चों। तो हमने दोनों फिगर्स ड्रॉ करी और वहाँ से हमने दोनों का जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट यानी कि कॉमन रीजन, वो हमने निकाल दिया। ये है सर्किल, ये सर्किल और ये लाइन, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी तो एरिया ये वाला आया। ये भाई या तो इस लाइन के अपर ले सकते हैं या इस लाइन के लोअर ले सकते हैं। अगर मैंने इस लाइन के लोअर लिया
तो ये सर्कल से इधर का ले लूँगी, तो ये वाला रीजन बन गया। और यदि आपको लाइन के ऊपर का लेना है तो सर्कल से इधर लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तब ये वाला बनेगा। डबल नहीं करेंगे इसको, बिकॉज या तो मुझे ये लेना है या ये लेना है। ओके, क्योंकि देखिए लाइन के दो पार्ट हो गया, तो ये या फिर ये। तो यदि मैं इधर पार्ट ले रही हूँ तो मैं सर्कल के साथ ये वाला रीजन ले लूँगी, और यदि आप लाइन के ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं तो सर्कल के साथ ये वाला ले लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसीलिए हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो रीजन मिला मुझे शेड वाला रीजन, दिस वन। अगर दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो रीजन, रिक्वायर्ड रीजन क्या मिलेगा मुझे? therefore required reason is what? O A B O, ये रीजन मिलेगा मुझे पूरा, O A B O। अब देखिए ए बी पे कर्व सा है, तो मैं इसमें बीच में सी कहीं भी मान सकती हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, O A C B O। ये रीजन है मुझे जिसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं इसको रब करती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, ताकि आपको मुझे जो चीज़ समझानी है वो थोड़ी सी क्लियर और हो जाए। देखिए बेटा, ये रीजन निकला था ना, इस रीजन को मैंने ऐसे बना दिया, ओ ए थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया, है ना। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए जी, एरिया फाइंड आउट करते हैं। और देखिए एरिया फाइंडिंग के लिए हमने आपको बताया हुआ है एक स्ट्रिप वाला मेथड, है ना। स्ट्रिप वाला मेथड क्या होता है? आप जो भी आपका एरिया आया हुआ है उसमें आप स्ट्रिप को मूव कराइएगा। मीन्स जैसे ये है, यहाँ से ऐसे चलेगी, देखिए इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पर है इस वाले कर्व पर, दूसरा एंड पॉइंट, अभी स्ट्रिप ये छोटी है, इतनी है, मतलब कि ये और ये, फिर ये स्ट्रिप यहाँ ऐसे, फिर ये स्ट्रिप यहाँ ऐसे, मतलब कि इस स्ट्रिप को आप ऐसे मूव कराते चले जाइएगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो आप क्या देख रहे हैं, या तो इस स्ट्रिप का एंड पॉइंट है एक्स एक्सिस पर या है इस पर ये, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए लाइन जो हमारी थी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 1/√3x। ठीक, पहुंची आगे, ऐसे ही मूव करेगी ये स्ट्रिप। लेकिन जब ये पॉइंट ए पर पहुंच जाएगी, पॉइंट ए पर पहुंच गई है, मान लीजिएगा दिस इज योर एम। ठीक, ए एम, ए पॉइंट लाइन पर है, एम पॉइंट भी आपका इधर है, अब एक्स एक्सिस पर। अब इससे आगे जब स्ट्रिप जा रही है मेरी, ये वाली दिस स्ट्रिप, ये, अब देख रहे हैं आप इसके एंड पॉइंट कहाँ पड़ रहे हैं। मैं इसको ब्लू से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको अलग दिख जाएगी। बोलिएगा, ये देखिएगा। अब स्ट्रिप के एंड पॉइंट कहाँ पड़ रहे हैं, या तो है इस पे या फिर एक्स एक्सिस पे, या तो इस पर या एक्स एक्सिस पर, या तो इस पर या एक्स एक्सिस पर। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कल, यानी कि इसकी इक्वेशन है मेरी x² y² = 16। बस ये पहचानना है आपने, बस आपका आंसर आने वाला है अभी, मतलब आपका क्वेश्चन खत्म। बस जब आप स्ट्रिप मूव करते हैं तो आपको स्ट्रिप के एंड पॉइंट देखने हैं। स्ट्रिप के एंड पॉइंट यदि पूरे रीजन में सेम कर्व पे पड़ते हैं, ठीक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो आप वहां से लेके लास्ट तक की लिमिट लिख दीजिएगा और कर्व में y की वैल्यू निकाल दीजिएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो था, O से जब यहाँ तक पहुंच रही है इस वाले रीजन तक, यहाँ पर स्ट्रिप पड़ रही है इन दोनों पर, लेकिन जब इससे आगे पहुंच गई तो स्ट्रिप पड़ रही है इस वाले कर्व पर और यहाँ एक्स एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर एरिया हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAM प्लस एरिया ऑफ रीजन। ये मैं इसको रीजन भी लिख सकती थी, बट मुझे पता है ये ट्राइंगल बन रहा है, बट ये ट्राइंगल नहीं है, तो एरिया ऑफ द रीजन ACBMA, ऐसे लिख दीजिएगा इसको। ठीक, अब मेन क्या है, मुझे ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। एंड व्हाट इज ए? ए क्या दिख रहा है? ए है मेरा लाइन का और सर्कल का इंटरसेक्शन। देखिएगा ये लाइन थी हमारी, तो लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है, तो यानी कि आपको निकालने हैं ए के कोऑर्डिनेट। ठीक, तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए का मतलब है ए इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन है लाइन का और सर्कल का, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x² + y² = 16 एंड y इज इक्वल टू, या x लिख देते हैं, √3y। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, देयरफॉर x की वैल्यू लिख लीजिएगा 3y² + y² = 16, 4y² = 16
वाई स्क्वायर इज 4, वाई इज वॉट प्लस माइनस 2। तो जब यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख देंगे तो x विल बी वॉट प्लस माइनस 2√3। ये x और y की वैल्यू आ गई है। देखिए प्लस लिखेंगे तो प्लस आएगा, नेगेटिव लिखूंगी तो नेगेटिव आया, तो उसका मतलब 2 पॉइंट मिले। एक पॉइंट मिला 2√3 एंड 2, और दूसरा क्या मिलेगा माइनस के 2√3 एंड माइनस के 2। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से इंटरसेक्शन है देखिए, एक तो लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है यहाँ, एक यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। तो इसका मतलब है ए के कोऑर्डिनेट हम ये लेंगे, तो 2√3 एंड 2। 2√3 एंड 2 का मतलब क्या हुआ भाई कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 2√3, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2√3 एंड 0। और जो ये परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ है 2। ये x एक्सिस पे होती है लेंथ, ये y एक्सिस पे होती है। मुझे m के कोऑर्डिनेट चाहिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर्स को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एरिया निकाल दीजिएगा, कौन सा बाउंडेड हो रहा है आपका कॉमन शेडेड रीजन जो आ रहा है। उसके बाद सारे पॉइंट, फिर लाइन मतलब स्ट्रिप को मूव कीजिए, देखिएगा एरिया प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल दीजिएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया, मतलब स्ट्रिप है यहाँ पर और यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ तक जा रही है लिमिट, 0 से 2/3, 2√3 सॉरी, तो 0 से 2√3। और ये है कर्व मेरा, और ये कर्व क्या है बेटा y, और फॉर्मूला आ जाएगा y यानी कि x/√3 dx। फिर प्लस अगला रीजन, अगला है ये वाला रीजन, तो इस रीजन में कहाँ से कहाँ तक जा रही है लिमिट, 2√3 से लेके 4 तक, ठीक। और यहाँ पे मेरा आएगा y dx, y की वैल्यू इस कर्व की यहाँ से निकलेगी, मतलब कि 16 - x² का अंडर रूट एंड व्हाट dx। इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन कीजिए और फिर वैल्यू रख लीजिएगा। देखिए बेटा हमने सॉल्व कर दिया उसको, है ना। 1/√3 x का इंटीग्रेशन x² 2 कर दिया है, देन 0 से 2/√3 हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट रख देंगे। a² - x² है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x/2 a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। ओके, पहले हमने अपर लिमिट रखी -0 कर दिया, इसमें भी पूरे में पहले हमने अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक। आपका इस टाइप से सॉल्व हो क्या आ रहा है ये, तो 6/√3 को आप ऐसे कर सकते हैं √3/√3, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि देखिए 3 × √3 इज 3 से इसको 6 को उड़ाइएगा तो 2√3, ये मिल गया मुझे 4π - 2√3 - 8π/3। 2√3 से ये गया तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4π/3, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देख लीजिएगा, जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है, मतलब इसका इंटीग्रेशन सभी को बताया आप लोगों को, और फिर हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी का। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस xy वेयर xy इन रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये, ठीक। तो सबसे पहले हम इनको ड्रॉ कर लें, तो y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कभी आपको लग रहा हो अरे भाई हमने तो इक्वल पढ़ रखा है, y² इज इक्वल टू ax, x² + y² इज इक्वल टू 2ax, ऐसा नहीं है, आपने लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ा हुआ है ना। तो आप क्या करें, इसमें दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्चुअली पैराबोला है, ये आपका सर्किल है, ठीक। तो पहला है हमारा y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ax, दिस इज द पैराबोला। तो आप पैराबोला को ड्रॉ कर लीजिएगा सिंपल, तो ये बनेगा मेरा इस टाइप से, अरे तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा y²। अब देखिएगा y² इज ग्रेटर देन ax का मतलब है, आपको ये पैराबोला दिख रहा है ना, इस पैराबोला के 2 रीजन होते हैं, एक तो इंटीरियर एक एक्सटीरियर। अगर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन है तो उसका मतलब है रीजन आएगा व्हाट एक्सटीरियर, और अगर ये लेस देन होता तो रीजन आता आपका इसके इंटीरियर वाला।
अब मेरे ख्याल से आप इसको बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ये तो मेरा पैराबोला बन गया भाई, तो ये मैंने पैराबोला बना दिया है। ठीक, दूसरा है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं दोनों तरफ में इसको ले आती हूँ माइनस के 2ax और इधर भी ए स्क्वायर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको मैं इसको इधर लेके आई हूँ और मुझे ये सर्कल दिखाना है कि ये सर्कल है। ठीक, तो ये क्या मिल रहा है, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन व्हाट ए स्क्वायर। ये बन गया हमारा सर्कल, बिल्कुल सर्कल दिख रहा है ये। और इसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर इज व्हाट a0 एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज a। तो सेंटर a0, रेडियस इज a, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक भी। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। मैं इसको इधर लेके आई हूँ माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर, क्या इधर भी प्लस का ए स्क्वायर, और ये बन गया मेरा ऐसे। डायरेक्ट भी कर सकते थे जिसको फॉर्मूला याद है हमारा सर्कल का। ठीक है, अब ये सर्कल का सेंटर है a0, तो मान लीजिएगा यहाँ पर है कहीं a0, तो भाई ये बनेगा हमारा ऐसे, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, अब क्या है, ये लेस देन है, तो लेस देन का अच्छा पहले हमने उसको ड्रॉ नहीं किया। ये रीजन ड्रॉ करने का मतलब पैराबोला के बाहर वाला शेड, तो पैराबोला के बाहर वाला शेड हो गया हमारा ये वाला। ये पैराबोला है, इसके बाहर का शेड कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ही नहीं है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करती तो मैं नीचे वाले को शेड नहीं करती, लेकिन इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप पैराबोला नीचे वाले ले लीजिएगा, पैराबोला के एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ये रीजन आया। ठीक, अब है हमारा सर्किल में है लेस देन इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब है हमारे सर्किल का इंटीरियर आएगा, तो सर्किल का इंटीरियर कर दीजिएगा भाई। तो जब सर्कल का इंटीरियर करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, मतलब नीचे भी आएगा लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है, सर्कल के अंदर का ये आएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली कॉमन रीजन में। वैसे तो ये भी आएगा पूरा, या चलिए कर ही देते हैं, कभी आपको लगे कि ड्रॉ क्यों नहीं किया। ये मेरा सर्कल के अंदर का रीजन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन सा आया, दिस वन, लाइक दिस इज योर O, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। ठीक है, इनको लिख लेते हैं, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P डैश, यहाँ पे Q डैश। तो जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन आया वो क्या है बेटा, OPAQO एंड OP डैश BQO, मतलब एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, दोनों रीजन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, therefore एरिया इज ट्वाइस कर दो भाई, ये और ये दोनों इक्वल ही है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन OPAQO। जहां बाउंडेड है तो जहां से शुरू कर रहे हैं वहां पे मुझे खत्म करना है। तो यानी कि लिमिट मेरी शुरू हो रही है 0 0 से, और कहां तक जा रही है लिमिट, A तक। ये हो गया हमारा लिमिट। अब मुझे A के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो A इज व्हाट, A इज द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड सर्किल, मीन्स A जो है मेरा इस पैराबोला का और इस सर्किल का इंटरसेक्शन है। तो फिर पहले मैं पॉइंट A निकाल लेती हूँ। फॉर पॉइंट A है हमारा इंटरसेक्शन किस का, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सॉल्व कर दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस ax इज इक्वल टू 2ax, तो x स्क्वायर माइनस ax इज 0, x इंटू एक्स माइनस a, तो बेटा x की वैल्यू 0 आ गई और a आ गई। 0 देखिएगा यहाँ पे, ये भी तो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, और x की वैल्यू जब आप a लिखेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा a इंटू a, तो y a स्क्वायर, तो यानी कि y की वैल्यू दो आएंगी, एक तो प्लस माइनस a, एक प्लस a तो एक माइनस a। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या हुए, जब x 0 रख रही हूँ तो y 0 आ रहा है, जब x a रख रही हूँ तो y प्लस माइनस a आ रहा है, तो पॉइंट्स मिलेंगे 0 0, ये रहा a और a, ये आ जाएगा यहाँ पे a और माइनस a वो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे वैसे। ठीक, अब हम स्टेप वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो रीजन शुरू है यहाँ से और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है a, तो 0 से a आ गई लिमिट, तो डबल मैंने कर लिया, इसको नहीं निकाल रही मैं, सिर्फ ये निकाल रही हूँ। ठीक है, अब यदि आप स्ट्रिप मूव कराएंगे तो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ से स्ट्रिप चलेगी, ये हो गई ये स्ट्रिप, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये स्ट्रिप मूव कर रहे हैं,
ये रही स्ट्रिप हमारी, ये स्ट्रिप रही हमारी, ये स्ट्रिप मूव कर रहे हैं हम, और भाई यहाँ ये मूव कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस फिगर में कि जो ये स्ट्रिप मेरी मूव कर रही है इसका एंड पॉइंट या तो यहाँ है, यहाँ मतलब इस सर्कल पे है, या है यहाँ, और ये क्या है मेरा पैराबोला। इसका मतलब इस स्ट्रिप के जो दो एंड पॉइंट हैं वो हमारे या तो सर्कल पर है या पैराबोला पर है, यानी कि दो कर्व पर है। पिछली बार हमारे दो कर्व क्या थे अगर आपको याद हो तो, मान लीजिएगा ये था मेरा सर्कल था, चलिए पैराबोला ही था, तो मेरा एक यहाँ था और एक वाई एक्सिस पे था, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है y = 0, और यहाँ से मेरी जो भी वैल्यू निकल रही थी, तो यहाँ से y की वैल्यू 2√x, यहाँ पे y की वैल्यू 0। कर्व दो ही है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे दूसरा कर्व की बजाय वो एक्स एक्सिस है, वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें एक y तो यहाँ से निकलेगा ऊपर वाले से और एक यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व हैं और ये है मेरा व्हाट पहला कर्व, और पहला कर्व है ये, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगेगा y1 - y2 dx। मीन्स आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला कर्व है वहां से y माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा नीचे वाले कर्व का एरिया, ठीक है। इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है, आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि अगर दो स्ट्रिप के दोनों एंड पॉइंट अलग अलग कर्व पे लाई कर रहे हैं, ठीक, पहला कर्व एंड दूसरा कर्व, दो कर्व पे लाई करते हैं तो फॉर्मूला ये लगता है y1 - y2। अब y1 होगा अपर कर्व, y2 होगा लोअर कर्व, तो ये है अपर कर्व यानी कि ये, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो y कितना होने वाला है यहाँ से 2ax - x² का अंडर रूट dx, dx नहीं माइनस ही कर देता है, और माइनस आया मेरा व्हाट y2 का मतलब ये वाला कर्व, और व्हाट इज दिस, दिस इज पैराबोला, ये रहा पैराबोला, तो अंडर रूट ax। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। स्ट्रिप हमारी मूव कर रही है इन दोनों पर, ये दोनों कर्व पर, तो इन दोनों कर्व का मतलब है अपर कर्व पे y की वैल्यू सर्कल से निकलेगी, और जो लोअर कर्व है वो है मेरा पैराबोला, उसकी वैल्यू पैराबोला यानी कि y से यहाँ से निकलेगी। तो ये y2 हो गया मेरा अंडर रूट ax, और यहाँ से y1 हो गया 2ax - x²। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 0 to a, इसको कैसे करेंगे आप, a², फिर -a² + 2ax - x², ऐसे सॉल्व करेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, और ये अंडर रूट x अंडर रूट a कर दीजिएगा इसको सॉल्व, और इंटीग्रेशन सिंपल। अब तो 0 to a दैट विल बी a² - a - x का होल स्क्वायर, ये dx, और यहाँ पर ट्वाइस बाहर ही है, और रूट a और x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देते हैं 0 to a। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या लगने वाला है यहाँ पर फॉर्मूला, a² - a - x की बजाय मैं x - a भी लिख सकती हूँ, बिकॉज q माइनस का साइन लगाया एक और हमने, ठीक। तो a² - x² का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, जैसे कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया है, और ये तो सिंपल है ही x की पावर हाफ का, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या मिलने वाला है, ट्वाइस x - a, और अंडर रूट के अंदर ये सारा का सारा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 2ax - x² अपॉन में व्हाट 2, फिर क्या आ जाता है यहाँ पर प्लस a² अपॉन 2, और यहाँ पर मिलेगा मुझे साइन इनवर्स x - a अपॉन a, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to a। ये यहाँ पे क्लियर हुआ, क्योंकि आपको क्या फॉर्मूला आता है x इंटू a² - x², और देखिए ये a² - x² इज दिस, और ये क्या आया सॉल्व करके ये, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। पूरे में पहले a लिखिएगा, जब आप a लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0, यहाँ पर a लिखिए a² अपॉन 2 साइन इनवर्स अगेन 0 बिकॉज a - a 0, नेक्स्ट माइनस, अब x की जगह 0 लिख दीजिएगा, तो माइनस का a इंटू में 0, और ये माइनस का a² अपॉन 2, जब x की जगह 0 लिखेंगे तो ये मिलेगा साइन इनवर्स -a अपॉन a। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 0 साइन इनवर्स 0 इज 0, यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 0, a² अपॉन 2
और व्हाट इज दिस, साइन इनवर्स -1, तो ये मिलेगा मुझे 2 इंटू -a²/2, साइन इनवर्स -1 हो जाता है माइनस के π/2, 2 से 2 उड़ाइए, माइनस प्लस कर दीजिएगा, आंसर विल बी πa² तो ये आपका आंसर। अरे सुनिए, आंसर ये नहीं आया, क्यों? अभी ये वाली टर्म भी तो बच गई, इसका इंटीग्रेशन कहाँ किया अभी हमने, माइनस का 2√a x⁻³ एंड 3/2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to a, है ना, ये हम भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसको, 2 2 4, तो 4√a/3 और x की वैल्यू जब मैं a लिखूंगी तो a⁻³ 0 से तो 0 ही नहीं आने वाला है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4/3 और √a⁻³ यानी कि a², तो एक टर्म और लिख लीजिएगा यहाँ पर 4a²/3, तो आंसर विल बी दिस, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें ऐड कर देती x > 0 एंड y > 0, तब मैं यहाँ डबल नहीं करती, बस ये छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल कब कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है या नहीं है, ओके। तो चलिए ये हमारी आज की क्लास ओवर करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हम अगेन हम DOE का प्रैक्टिस पेपर करेंगे और उसमें जो आपका बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं वो करेंगे। तो टिल देन हैव ए गुड टाइम एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।